अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सुबह सवेरे हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करें और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ जाएं और फिर आज की एक नई ताज़ा जो है वो एक टॉपिक को लेकर आए हैं ताज़गी के साथ। उस टॉपिक के अंदर बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि आपको ख़ुद को ग्रूम करने का मौका मिलता है या नहीं ज़िंदगी में। समटाइम्स लोग होते हैं कि कामयाब होते चले जाते हैं लेकिन पर्सनल ग्रूमिंग को भूल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कामयाबी एक हद तक मिलती है या नहीं भी मिलती, लेकिन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि आप एक वेल सेटल्ड और वेल ग्रूम्ड इंसान मालूम होते हैं देखने से या बात करने से। आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और सुबह सवेरे जब आगाज़ होता है उस आगाज़ के अंदर ऑब्वियसली हम सेहत के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ मौसम के बारे में बात करते हैं और मौसम के साथ साथ कुछ लाइफ टिप्स भी देते हैं जो हेल्थ टिप्स होती हैं। उन टिप्स के बारे में उनसे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आज कौन सी जो है बीमारी के ऊपर बात होने वाली है, आज कौन से विटामिन को इस्तेमाल करने की बात होने वाली है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से सबसे पहले एक अच्छी बात 10:10 पर जो है वो आगाज़ होता है और फिर सबसे पहले आती है अच्छी बात। अब अच्छी बातें बहुत सारी हैं आप लोगों की इस्लाह के लिए और अपनी इस्लाह के लिए सबसे पहले ये बात सामने रखते हैं। आज की जो अच्छी बात है वो है ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें फ़ैसला करना होता है कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके लफ्ज़ों पर भरोसा जो है वो कर रहे हैं और किस राह पर चल रहे हैं। ये दुनिया जो है वो रंग हमेशा बदलती रहती है, लोग अपनी बातें बदलते रहते हैं ना। लोग मौसम की तरह होते हैं, मौसम जो है वो हालात की तरह होते हैं और हालात जो है वो जज्बात की तरह होते हैं, जज्बात जो है वो एहसासात की तरह होते हैं। इसी तरह हालात अपनी जो है वो सूरतें बदलते हैं, मगर एक चीज़ है जो हर ज़माने में अपनी रोशनी से दमकती है, वो है सच। सच का जो वज़न होता है ना, जो वेटेज होता है, वो सबसे ज़्यादा भारी होता है। उसकी ताकत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पायदार होती है और सच सदियों चलता है। झूठ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आकर वो पोल खुल जाता है और उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। सच को छुपाना नहीं पड़ता, सच को खुद ब खुद जो है वो आया हो जाता है। ये ना वक्त के थप्पड़ों से टूटता है, ना हालात के ज़ख्मों से कमज़ोर पड़ता है। सच के बगैर ज़िंदगी एक धुंधली सी तस्वीर है और सच को पहचानने वाला ही अपने रास्ते का रोशन मुसाफिर होता है। अच्छा, अब सच की अगर बात करते हैं ना, बहुत सारी जगहों पर हमने सच बोलने की कोशिश की लेकिन हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद या फिर कुछ ही दिनों के बाद वो सच निकल कर सामने आता है तो आपकी खोई हुई इज़्ज़त, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी बातें, आपकी ऑथेंटिसिटी वो वहीं पर आकर मौजूद हो जाती है, जम जाती है जहाँ से आप छोड़ कर गया था वो मसला आपको। इसी तरह सच वो संगे बुनियाद है जिस पर एतमाद कायम होता है ना। एक पूरी बेस नोट जो होता है वो सच है। रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं अगर आप सच्चे हैं और इंसान अपनी इज्जत और वक़ार के साथ भी जीना सीख लेता है। सच ऐसी चीज़ है, मैंने खुद विटनेस किया है कि बहुत सारी जगहों पर सच बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन सच बोल दिया उसके बाद बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उस मुश्किल को ख़त्म किया गया फ़ौरन से और एक आसानी की तरफ मुझे भेज दिया गया। यही वजह है कि सच कभी पुराना नहीं होता, सच हमेशा ब्रांड नहीं होता है ना, बिल्कुल चमकता धमकता ब्रांड नहीं होता है सच की कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती ना। इसकी हकीकत हर ज़माने में अपनी जगह बरकरार होती है। दूसरों से बोला गया झूठ आर्जी होता है मगर सच हमेशा अपनी हकीकत के हिसाब से रहता है। सच पर कायम रहने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो वक्त के अंदर उनके इम्तिहानात बड़े कड़े होते हैं वो, लेकिन नाकाम कभी नहीं होते। सच की कदर करना इंसान की असल पहचान होती है। कुछ लोग सच की कदर नहीं करते, आप लोग अब खुद से रिलेट करें। सच बोलने का जो है वो शौक़ भी होता है लोगों को और मैं तो यही कहूँगा कि सच बोलिए और सच का साथ दीजिए। बट होता क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो सच की बिल्कुल कदर नहीं करते, वो उनके लिए सच और झूठ बिल्कुल बराबर होता है। वो इतने मज़े से, इतने आराम से झूठ बोल रहे होते हैं कि उनको फ़ील भी नहीं होता कि ये हमने झूठ बोला है तो इससे किसी की ज़िंदगी का नुकसान हो सकता है, अपनी ज़िंदगी का नुकसान हो सकता है, अपने कोई ज़ाती तौर पर नुकसान हो सकता है और अभी अगर नुकसान नहीं हो रहा तो आगे चल कर बहुत बड़ा जो है वो डैमेज भी हो सकता है। उस डैमेज से बचने के लिए और अच्छा झूठ बोल दिया आपने, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि किस शख्स से क्या झूठ बोला है उसको रिकॉल करने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है। सच का ये होता है कि आपने कुछ भी कर लिया, आपको याद हो ना हो, सच बोला है आपने, आपको पता है कि सच बोलने की आदत है, तो आपको कभी किसी से झूठ बोलना नहीं पड़ेगा उस सच को छुपाने के लिए, क्योंकि सच बोल दिया जब तक खौफ होता है, जब तक सच हमारे अंदर होता है। जब ये आप स्पिट आउट कर देते हैं, बोल देते हैं, फिर ये सच जो है ना वो खौफ को ख़त्म कर देता है। इतना सा फ़र्क होता है। तो वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना कि ये कैसे होगा, कैसे बताऊँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई ऐसा काम कर दिया कि अब्बा से डांट पड़नी है, सच बोल दें। वो सच बोलने से पहले का जो खौफ होता है उसको थोड़ा सा अंदर रखें। आप ये अपने हाथ से फैसला करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा।
मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, कत्ल तो नहीं होगा ना, जान तो नहीं जाएगी ना, इज्जत तो नहीं खो जाएगी। सच बोलना सीखें और सच बोलने की आदत डलवाएं अपने बच्चों के अंदर। आज मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत झूठ बोल रहे होते हैं और ख़ास तौर पे माँ बाप उनको इनकरेज कर रहे होते हैं, बेटा वो बाहर जाके कह दो अहमद साहब को कि अबू घर पे नहीं है। अब बच्चा बोल रहा है कि अब्बा घर पे बैठकर ये कह रहे हैं कि अबू घर पे नहीं है, तो बच्चा फिर ऑटोमेटिकली भी जो है ना वो आपके साथ भी वही प्ले करेगा जो आप अभी प्ले कर रहे हैं। इट्स लाइक अ गेम ऑफ लाइफ। जितना आप प्ले करेंगे उतना आपके सामने वाला भी प्ले करेगा। बहरहाल कुछ खबरों को भी शामिल करते हैं। खबरें बहुत सारी हैं आज और ख़बरों का खुलासा अक़वाम मुत्तहिदा से करेंगे स्टार्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी है उसने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई हक़ खुद इरादियत से मुताल्लिक़ करारदाद को इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। दैट्स अ गुड थिंग। इस करारदाद के अंदर उन अक़वाम और अवाम के नाकाबिल तशख़ीस हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की गई है जो अब भी नौआबादियाती जो गैर मुल्की हैं या फिर अजनबी तसल्लुत के तहत ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनके लिए ये जो है वो रेजोल्यूशन पेश की गई है। अब ये करारदाद पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा जो सफ़ीर हैं इस वक्त आसिम इफ्तिख़ार साहब, उन्होंने पेश की और इस पूरी करारदाद को 65 ममालिक की मुश्तरका हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान 1981 यानी कि 1981 से हर साल ये करारदाद जनरल असम्बली कमेटी में पेश करता आ रहा है। करारदाद में फ़लस्तीन और कश्मीर समेत उन तमाम इलाक़ों की जो स्ट्रगल है उसको भी उजागर किया गया है जहाँ अवाम अब भी आज़ादाना हक़ खुद इरादियत है, जो आपकी जो सुवरेनिटी होती है उससे महरूम है। करारदाद में गैर मुल्की फ़ौजी मुदाखलत, कब्ज़े और जारियत की शदीद मज़म्मत भी की गई है और मुतालिका रियासतों से मुतालबा किया गया है कि वह ऐसे तमाम इक़दामात फ़ौरी तौर पर ख़त्म करें। अच्छा, अब ये करारदाद का मकसद क्या है इसको ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है 1948 से अब तक, हम ये देखते हैं कि वहाँ पर गैर मुल्की लोग और इल्लीगल तरीके से भी लोग आकर डिटेन होना शुरू हो चुके हैं, आकर स्टे करना शुरू कर चुके हैं और फिर उसमें हमने ये देखा कि जो लोगों के अपने हुकूक़ हैं वो छीनकर गैरों को दिए जा रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, जो गैर मुकामी हैं उनको दिए जा रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में हो रहा है, जिस कश्मीर को भारत जो है वो वहाँ पर अपनी नापाक अज़ाइम पूरे करना चाहता है, तो उधर हम ये देखते हैं कि उनकी हक़ खुद इरादियत को ख़त्म किया गया, उनकी सुवरेनिटी को ख़त्म किया गया, आइन और क़ानून के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई और इतनी फ़ौज जितनी बॉर्डर्स पे नहीं है भारत के, उससे ज़्यादा फ़ौज जो है वो उन्होंने वहाँ पर तैनात कर दी है। इस हवाले से ये पूरी करारदाद जो है वो पेश की गई। अब इस करारदाद के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक ने इसकी हिमायत की है। इसका मतलब ये है कि 60 के करीब ममालिक ये चाहते हैं कि इस करारदाद को पास किया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान हर साल यही करारदाद पेश कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो इसके ऊपर रोड़े अटका रही हैं, रखना डाल रही हैं या उसको रिटेलिएट कर रही हैं या अपनी वीटो इस्तेमाल कर रही हैं, इसको कंसिडरेशन में नहीं लाया जा रहा। बहरहाल अमरीकी सदर भी एक बड़ी शख्सियत हैं और बड़े इस वक्त एक्टिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बात करते हैं कि ट्रंप साहब ने तस्दीक की है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसलत करने वाला था। अमरीकी सदर ने सऊदी जो वली अहद हैं MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि आने वाले अगले बादशाह भी हैं, उनके साथ वाइट हाउस के अंदर गुफ्तगू की और कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर उन्हें फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग रुकवाई है, अच्छा इस बार भी उन्होंने यही क्रेडिट लिया कि भाई मैंने रुकवाई थी ये जंग, वरना तो इन दोनों ने लड़ के वो ये कहते हैं बार बार कि 7 जहाज़ गिराए थे पाकिस्तान ने, 8वां भी गिरा देते, ये जंग मैंने रुकवाई और टैरिफ लगवाने की धमकी दी। पाक भारत वो जंग भी रुकवाई है जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अच्छा, अब एक नया क्लेम किया गया कि इस जंग के बाद ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद एक और जंग होने वाली थी, तो उस जंग को भी इन्होंने रुकवाया है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि टैरिफ बढ़ाने की बात होती है, तिजारत की बात होती है और इस पर कहते हैं कि भाई जंग रोक दो वरना मैं तिजारत नहीं करूँगा तुम लोग के साथ, ट्रेड कैंसिल कर दूंगा। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सदर ट्रंप ने जो ये बात कही है, रूस और यूक्रेन की जंग भी जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। अच्छा, अगर हम प्यूटन की बात करें ना, तो जो आपके व्लादिमीर प्यूटन हैं वो भी अपनी एक अलग कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी रखते हैं। अब देखना ये है कि रूस और यूक्रेन आपस में कैसे जो है वो जंगबंदी करते हैं, सीज़ फायर कैसे होता है, किन टर्म्स के ऊपर होता है।
ट्रंप साहब उसके अंदर क्या किरदार अदा करते हैं, क्या उधर भी टैरिफ की का गेम खेला जाएगा या उधर कोई नए अंदाज से मिलिटरीली जो है वो चीज़ों को टेकअप किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंगबंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, ईरान से जौहरी मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ और इस हवाले से ईरान से बातचीत का आगाज़ हो चुका है। ये अब आप देखें कि सदर ट्रंप ने पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक ही मुलाकात के अंदर जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान उनके सामने रख दिया। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल टाइज़ होने वाले हैं, ट्रेडिशनल टाइज़ होने वाले हैं या फिर इकनॉमिक टाइज़ होने वाले हैं। उस वजह से पूरे एक नक्शे को आपने डिस्कस किया, यूक्रेन और रूस को डिस्कस किया, पाकिस्तान और इंडिया को डिस्कस किया और दूसरी तरफ आपने ईरान को भी डिस्कस किया। ऐसा लग रहा है कि ये जो ख़ित्ता है ना, इस खित्ते के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है इस वक्त ट्रंप साहब को। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम 9 नेटो इत्तेहादी करार दे दिया है और अमरीकी सदर ने MBS के एजाज़ में वाइट हाउस में इशाइया दिया। एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की है और अमरीकी सदर ने तकरीब से खिताब किया और सऊदी वली अहद यानी कि MBS मोहम्मद बिन सलमान को वाइट हाउस में खुशामदीद कहा। और फिर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक दिफाई माहदे पर दस्तखत भी हो चुके हैं। दैट वाज द थिंग विच आई वाज डिस्कसिंग के कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है और अब ये स्ट्रैटेजिक, जैसे पाकिस्तान के साथ एक पीस पैक्ट सऊदी अरब ने साइन किया था ना कि सऊदीया के ऊपर हमला पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक दिफाई माहिदा भी अमेरिका के साथ उन्होंने सिग्नेचर कर ली हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के तारीख़ी और देरीना ताल्लुकात मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये ट्रंप साहब की ज़बानी जो है वो चीज़ें आ रही हैं, हम सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अच्छा, अमरीकी सदर ने इस बात को भी ख़ास तौर पर एम्फसाइज़ किया है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर देरपा अमन जो कायम है ना, उसके करीब पहुँच चुके हैं हम। अब मौजूदा जो सूरत हाल है गज़ा की पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा महफूज है। आई डोंट एग्जैक्टली एग्री कि अभी इतनी ज़्यादा महफूज है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अभी बारिशें हुई, उनके पास टेंट नहीं थे, खैमे नहीं थे, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था, वो ट्रक्स रोके हुए हैं। सो हाउ कैन यू से दैट कि गज़ा के अंदर पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा हालात महफूज हैं, होने चाहिए, डिज़र्व करते हैं वो लोग। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान जो उसके हेड हैं, चीफ़ हैं, वो भी मौजूद होंगे। अमरीकी सदर बाद में ये भी बोले कि हमास की जानिब से मज़ीद यरगमालियों की लाशें इसराइली ख़ानदानों के हवाले भी कर दी गई हैं। अमरीकी सदर ने खिताब के बाद सऊदी वली अहद जो हैं MBS, उन्होंने कहा कि बेहतरीन मेहमान नवाजी पर MBS ने कहा कि शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ ये भी कहा कि हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अच्छा, ये ताल्लुकात जो है ना वो अब्राहम लिंकन एक अमरीकी सदर गुजरे हैं, उनके दौर से शुरू हुए थे। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये शाह फहद जो एक पूरी ख़ानदान है, पूरी जो लेगेसी है, इस लेगेसी के बाद हमने देखा था कि ये अब तक ताल्लुकात बहुत अच्छे चले आ रहे हैं अमरीका के साथ। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका से 142 अरब डॉलर मालियत का असलहा खरीदेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है कि 142 बिलियन डॉलर का जो है वो असला ख़रीदेगा सऊदी अरब, और जिसमें F-35 यानी कि F-35 जंगी तैयारे और जदीद टैंक समेत दीगर असलहा भी शामिल होगा। वाइट हाउस में सऊदी वली अहद MBS साहब ने कहा कि उनके एजाज़ में जो इशाइया दिया गया था उसमें वो बात करने आए रोस्टम के ऊपर। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के तारीख़ी और देरीना जो ताल्लुकात हैं वो एक नई पीक पर जा रहे हैं, नई माउंटेन को जो है वो सर कर रहे हैं। अब हाइकिंग शुरू हो गई है इनकी सक्सेस की। ट्रंप ने सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे बड़ा 9 नेटो इत्तेहादी भी करार दिया और कहा कि वाशिंगटन और रियाद के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई माहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अब ये जो दस्तखत हुए ना, अलार्मिंग सिचुएशन है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि एक तरफ आप अरेबियन पेनिनसुला की तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ आप अमरीकी जो वॉर जोन है काफ़ी अरसों से 30-40 साल से, उसको आप नोट करें तो दोनों में कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इनइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, इस्तिराब की कैफियत है। अब ये दो जब मिले हैं और इतनी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है,
एक दूसरे के लिए। तो लेट्स सी कि कुछ बिहाइंड द कर्टन्स भी टाइज हुए होंगे, जबकि अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुस्तकबिल में अमरीका के साथ मुआहिदा करने का ख्वाहिशमंद हो सकता है। गज़ा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पहले के मुकाबले में बहुत वाज़े बेहतर है। ये तमाम बातें मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिस पर इन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया, और सदर ट्रंप ने काफ़ी तेज़ी से, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त सारे पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनको एक ही मुलाकात के अंदर डिस्कस करना शुरू कर दिया। जबकि पाकिस्तान से जब बात होती है सदर ट्रंप की, तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानीज़ आर वेरी गुड जेंटलमैन है, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर इतनी तेज़ी से बात नहीं होती है। मुझे बात अगर करनी है तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ जो कि इस वक्त दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। पाकिस्तान में होने वाली दरअंदाजी के पीछे भारत का हाथ है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और चीन समेत दीगर ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी ख़त्म हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दो मुहाज़ों पर मसरूफ़ होगा तो भारत इसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को ज़रा गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गज़ा भेजे जाने वाली फ़ोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। अब जो फोर्सेस दुनिया भर से भेजी जा रही हैं उसका हिस्सा पाकिस्तान को बनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा हैं, आप खुद ही जो है वो कर लें इस पर बात। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर, अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ इज़ वेरी क्लियर। दो रियासती हल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबसे ज़्यादा ताकत ब्यूरोक्रेसी के पास है। जब तक ब्यूरोक्रेसी की ताकत ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन फौरी हो जाएगा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के फ़राइज़ चीफ ऑफ डिफेंस को मुंतकिल हो जाएंगे। माज़रत, लेकिन अब ये आखिरी जो जुमला है ना, इसको ज़रा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मेरी फेवरेट चाय आ गई है, तो चाय का सिप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समद जितनी मोहब्बत से चाय बनाता है उसकी मोहब्बत एक एक घूंट के अंदर हमें नज़र आ रही होती है। कभी इतनी मोहब्बत हो जाती है कि चाय मीठी हो जाती है, कभी इतनी बेरुखी हो जाती है कि चाय फीकी हो जाती है, कभी कभार बैलेंस होती है मोहब्बत। तो समझ आप बैलेंस मोहब्बत करें, आप सबसे भी ये मोहब्बत में मियाना रवि रखें। जिस तरह से ये बात सामने आई ना, जो मैंने लास्ट आपको स्टेटमेंट बताया ख्वाजा आसिफ साहब का, कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बहुत जल्द जो है वो इसके फ़राइज़ चीफ ऑफ डिफेंस के मुंतकिल हो जाएंगे। अच्छा, जॉइंट चीफ जो हुआ करते थे तीनों अफवाज के सरबरा, वो ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्मी चीफ को ही जो है वो कमांडर बना दिया गया है तीनों अफवाज का, तो इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अंदर भी एक छोटा सा इशू था कि जो जर्नल्स हुआ करते थे वो सुपरसीड होते थे, या फिर दूसरे जो जर्नल्स होते थे वो सीनियरिटी में जा रहे होते थे। फिर उनको वो एक पूरा स्ट्रक्चर है कि आप किसी अहदे पर फाइज है एक शख्स बहुत बड़े अहदे पर, तो उससे छोटे अहदे पर सीनियर बंदा नहीं बैठ सकता। इस वजह से इस पूरी सूरत हाल और कैफियत को देखते हुए ये पूरा एक अहदा ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इज़राइल की ज़रा सी बात करते हैं, क्योंकि जब हमने गज़ा के हवाले से बात की थी तो इज़राइल के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को आपके सामने रख दूँ। इज़राइली अफवाज ने जंगबंदी मुआहदे की परवाह किए बगैर लबनान के शहर सैदोन में भी फ़ज़ाई हमला कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? 13 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। लबनानी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है, ये अथेंटिसिटी के साथ आ रही है बात, कि इज़राइली फ़ज़ाइया ने आज जनूबी लबनान के शहर सैदून में भी एक खुला खेल का मैदान उसको निशाना बनाया, जो इस वक्त हज़ारों बेघर अफराद के लिए आर्जी पनाहगाह का काम दे रहा था। यानी कि मतलब यहाँ कैंप्स लगे हुए थे, पनाह गुज़ीन थे, उधर जाकर इन्होंने ये हमला किया। हमले के अंदर 13 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जबकि दर्जनों के हिसाब से ज़ख्मी हैं। लेबनानी हुकाम के मुताबिक ये खेल का मैदान गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दाखिली तौर पर जो है वो बेघर होने वाले ख़ानदानों को रिहाइशगाह फराहम किए हुआ था। हमले के फ़ौरन बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंची हैं, मगर तब तक ऑब्वियसली थिंग्स वर आउट ऑफ हैंड्स। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने यह दावा किया कि यह मुकाम हमास के अस्करी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और वहाँ मौजूद अफराद इसराइल के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी भी कर रहे थे। ताहम अब तक इस दावे की हिमायत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। हमास ने इसराइली बयान को मुकम्मल तौर पर मन घड़त जो है वह कहानियाँ करार देते हुए कहा है कि निशाना बनाया जाने वाला मुकाम शहरी पनाह गुज़ीनों से भरा हुआ था, वहाँ कोई अस्करी सरगर्मी मौजूद न थी। अब इसको ज़रा सा हाईलाइट होना चाहिए इस इशू को, कि आप जहाँ पर पनाह गुज़ीन जाकर पनाह ले रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप नस्ल कुशी करना चाह रहे हैं। ये ऑब्वियसली वही हो रही है।
वरना अदरवाइज़ अगर एक शख्स लेबनान में बैठा हुआ है तो ऑपरेट होकर आपके इसराइल तक कैसे आ रहा है या फिर दूसरी जगहों तक कैसे पहुंच रहा है, दैट्स योर ड्यूटी नॉट माइन, कि आप उधर जाके बम्बार्डिंग कर दें। फिर क्या आपने लेबनानी जो गवर्नमेंट है उससे डिस्कस किया, या बस आप कहते हैं ना प्रोविंशियल सुवरेनिटी जैसे हमारे पास होती है, इसी तरह फ्रीडम आपके पास है, कोई सुवरेनिटी ऐसी चीज़ आपके पास है कि आप जिस मुल्क में भी जाएंगे धमकियां दे सकते हैं, हमले कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसको ज़रा सा टेकअप किया जाएगा इस मामले को। बहरहाल एक और ऐसी चीज़, ऐसी बात कि हम आपको बताते चलें कि ये मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन की आज हैसियत ये है कि अगर इसमें से इंटरनेट सर्विस को हटा दिया जाए तो दिस इज़ नथिंग, जस्ट अ सिंगल मोबाइल फ़ोन, जैसे कि माजी में हुआ करते थे। इसी तरह हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो गई हैं, और इस हवाले से इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली जो क्लाउड फ्लेयर कंपनी का बयान है वो भी सामने आया, वो आपके सामने रख देते हैं कि उन्होंने कहा कि मसले को हल करने पर काम कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया साइट्स, AI सर्विसेज और अमेज़ॉन वेब्स जो सर्विस है उनको भी परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब क्लाउड फ्लेयर कंपनी ने ये भी कहा कि सर्विस डाउन होने के तहकीकात कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं सुस्त रवि का शिकार हुई। चैट GPT भी हमने देखा कि नहीं चल रहा था, हमने जेमिनी को भी देखा, नहीं, इट वाज नॉट वर्किंग एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे और सर्विसेज हैं और ऐप्स हैं जो काम नहीं कर रही थी कल। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से शहरी परेशान हो जाते हैं, ऑब्वियसली आजकल दौर इसी का। इसी तरह दुनिया भर के जो सारिफीन हैं उनकी जानिब से व्हाट्सएप पर पैगाम डाउनलोड ना होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। जब व्हाट्सएप स्लो डाउन होता है तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, वो डाउनलोड नहीं होता है। उसको करने के लिए आपको हाई स्पीड जो है वो इंटरनेट चाहिए होता है। अगर ये नहीं होता तो फिर आपके लिए ये जस्ट एक मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करते थे। आज तो ये मैं समझता हूँ कि पूरा एक वेपन है, पूरा एक गैजेट है। आप इससे कोई भी काम ले सकते हैं, आप AI बना सकते हैं, आप अपने सोशल अपीयरेंस के ऊपर चैनल्स बना सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अपने ज़रिए मौश बना सकते हैं, कम्युनिकेशन का ज़रिया बना सकते हैं। आप पूरी दुनिया विद इंक्लूडिंग यूनिवर्स आप उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर अभी बात करूँ मैं डिप्लोमेसी की, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म या फिर मीडियम है जिसके अंदर आप बड़ा सॉफ्ट इमेज अपना क्रिएट करते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे और कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान का T20 ट्रॉफ़ी जो ट्राई सीरीज़ है उसका फातिहाना आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे, उस्मान खान ने 37 बनाए, मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। अब जब आ जाए साइम अयूब पर, साइम अयूब ने 22 बनाए, साहिबजादा फरहान ने 16 बनाए, बाबर आजम खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। वन मोर टाइम, ये बैड लक है बाबर आजम की कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे कबल जिम्बाब्वे ने पहली बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर 8 विकेट्स के नुकसान पर जो है वो 147 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने ऑब्वियसली उसको डिफेंड कर लिया। जबकि जिम्बाब्वे की जानिब से ब्रायन बेनेट ने भी जो है वो 49 रन बनाए, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। मोहम्मद नवाज ने 2, अबरार अहमद और साइम अयूब, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा ने एक विकेट ली है। अब ये अच्छी परफॉर्मेंस है आप लोगों की। अगर ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में रही T20 तो फिर बहुत सारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। जिस तरह से मौसम बेहतर होता जा रहा है आपका भी मौसम बेहतर हो जाएगा। मौसम के हवाले से कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। मौसम की जो सूरत हाल है ना वो बहुत अच्छी जा रही है। पंजाब हुकूमत से ज़रा स्टार्ट ले लेते हैं। पंजाब के जो मौसर इक़दामात हैं हुकूमत की जानिब से वो इस बाइस किए जा रहे हैं कि लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बेहतरी देखी गई है। अच्छा, कैसी बेहतरी है? क्योंकि कल मैं एयर इंडेक्स देख रहा था, लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है 6 से। और जो माहौलियाती वेबसाइट्स हैं ना उसके मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया के आलूदा तरीन नंबरों में 7वें नंबर पर दोबारा आ गया है। दैट्स अ गुड थिंग। जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के जो दीगर शहर हैं उसमें फ़ज़ाई आलूदगी है जो बदस्तूर ख़तरनाक हद तक बरकरार है। फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 और गुजरांवाला के अंदर 344 और मुल्तान में 272 रिकॉर्ड कर लिया गया। जबकि अगर आलमी सतह की बात की जाए ना, इंटरनेशनली अगर फोरम्स बात की जाए, तो भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर पहले नंबर पर है।
जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 तक पहुंच चुका है, जबकि माहिरीन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शहरियों को सख्ती से कहा है कि मास्क ज़रूर पहने भाई, वरना फेफड़े भी ज़ाया हो सकते हैं आपके, और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और घरों के अंदर एयर प्योरीफायर जो है वो उसका इस्तेमाल करें। आजकल तो बड़े छोटे छोटे गैजेट्स आते हैं एयर प्योरीफायर के, और वो पूरे आपकी एटमॉस्फेयर की हवा को तब्दील कर रहे होते हैं, प्योरीफाई कर रहे होते हैं। कौमी इदारा बराए सेहत ने तंबीह की है कि स्मोक के बाइस सांस की बीमारियां तेज़ी से फैलने का ख़दशा भी है, जबकि इदारे के मुताबिक जो फ़ज़ा है ना उसमें जहरीले अनासिर हैं। थिंग इज़ दैट कि हम ये नहीं कहते कि आप स्मोक के अंदर मास्क पहने या ना पहने, वो जो जहरीले अज्जा हैं, ये जो अनासिर हैं, वो इस वक्त आपके फेफड़ों में जाकर तबाही मचा सकते हैं और उधम मचा देंगे, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर रहना पड़ेगा। अच्छा, हम जब मौसम की बात कर रहे हैं तो बच्चे और बड़े जो है ना खुसूसी एहतियात बरतें इस मौसम के अंदर। मौसम की अगर जो बात हो रही है ना, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके हैं, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। सुबह और रात के औकात के अंदर सर्दी जो है ना वो उसकी शिद्दत बड़ी तेज़ हो जाती है। अच्छा, कराची के अंदर भी हम फील कर रहे हैं कि सर्दी तो है, लेकिन कराची के अंदर 2 से 3 मौसम एक साथ चल रहे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता कि सेल लगी हुई है, क्या चल रहा है। रात में सर्दी होती है, सुबह खुनकी होती है, दोपहर में गर्मी होती है, और फिर उसके बाद शाम में सरसराहट शुरू हो जाती है। तो फिर ये मौसम की तब्दीली है या फिर मौसम कुछ खेल रहा है कराची वालों के साथ, ये भी ज़रा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो है वो कुछ ख़बरों को मैं सामने रख लूँ आप लोगों के कि भाई इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमती तंजीमें हैं, हुकूमती बल्कि सियासी जमातें कह लें, हुकूमत को भी हटा दें, सियासी जमातें वो कहीं ना कहीं बड़ी इनएक्टिव नज़र आ रही हैं। और एक हमें बड़े वसूख के साथ एक सोर्सेस पता चले, ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो नुमाइंदा जमात MQM, उसके अंदर फिर से कुछ मामलात शुरू हो चुके हैं। कुछ धमकियाँ में स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लोग रूट कर दुबई जा चुके हैं, उनका टिकट हो चुका है, उनका फ़िल्म के अंदर सिर्फ यही किरदार था कि किस तरह से आपने प्ले करना है, यू जस्ट हैव टू प्ले योर रोल, और उसके बाद आपने चले जाना है। तो मुझे मसल याद आ गई, ये जंग नहीं छेड़ी मैंने अपने लिए, तुझे तख्त पे बिठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो वो जो तख्त पे बिठाया है ना, जिन्होंने भी बिठाया है, तो उनका शुक्रिया, लेकिन अब उनसे काम ले लिया गया है। इस काम लेने के बाद हमने ये देखा कि अब जो है वो फूट पड़ना शुरू हो गई। इसी तरह PTI की तरफ आ जाते हैं। PTI वालों को शिकवा ये है कि अली अमीन गंडापुर जब तक CM KP के थे, तब तक तो वो बड़ा खान साहब से मुलाकातें करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी, लेकिन ये सुहेल आफरीदी साहब नौ मुंतखब CM बने हैं KP के, ये बहुत कम मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातें हो नहीं रही हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ हैं। तो इस पर भी ज़रा सा PTI वाले खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी अगर मैं बात करूँ तो पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत पुरसुकून है, सिंध इनके पास है, वफाक के अंदर वालिद साहब को ताहयात इस्तिस्ना हासिल है, जजेस कहते हैं कि इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं जो अब आके बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो हर बड़ी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। इस वक्त खासी परेशानी का शिकार है नून लीग। नून लीग इलेक्शंस में आती है, बरसर इक़्तिदार आती है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सवाल उठते नज़र आते हैं, हु वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, वड्डे मियाँ जी के निक्के मियाँ जी। तो पता ये चलता है कि वड्डे नू रिटायरमेंट का टाइम आ गया सी, और निक्के का जो टाइम है वो अब चलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ वो मरीम नवाज साहिबा को देखते हैं, वो CM की सीट संभालती हैं पंजाब के अंदर, और जो उथम मचाई उन्होंने, काम की और प्रोग्रेस की और पॉजिटिविटी की, दैट्स आई वांट टू अप्रिशिएट। और अब आप देखें कि अगर कंपैरिजन कर लें आप मरीम नवाज साहिबा का, मुराद अली शाह साहब का, या फिर सुहेल आफरीदी साहब का, या फिर सरफराज बुख्ती साहब का, या फिर जो भी इस वक्त बलूचिस्तान के हैं, इन लोगों का तो सबसे ज़्यादा एक्टिव आप मुझे बताएं कमेंट करके कि कौन सी CM है और आप किस CM को बाय फेस बाय नेम जानते हैं। अगर ये आपने सही जवाब दिया तो फिर मुझे लगेगा शायद कौम सो नहीं रही है बल्कि जाग रही है, और जागी हुई कौम सोने वालों से कई गुना बेहतर है। और बहरहाल अब मौसम की भी बात हो गई है, चीज़ों की भी बात हो गई, अब कुछ लाइफ स्टाइल की अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। सर्दियों का जो मौसम है ना, खुशियों और चाय के कप के लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, चाय का कप ये रहा,
पीने का मौका नहीं मिलता है, ये दुख होता है। लेकिन बहरहाल चाय के कप के लिए बेहतरीन होता है ये मौसम। लेकिन हमारे जिस्म के कुछ हिस्से हैं इस मौसम में खामोश दुश्मन की तरह हमें तकलीफ़ दे सकते हैं, और एड़ियाँ उन्हीं में से एक हैं। जब सर्दी शिद्दत इख्तियार करती है तो एड़ियाँ खुश्क, क्रैक और कभी कभार दर्दनाक पट्ठे जो हैं वो फटने लगते हैं और मसल क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। अच्छा, एड़ियों के जो मसल्स होते हैं वो ऑब्वियसली ज़मीन पर आप बार बार रख के चलते हैं, आपने देखा हो एड़ियाँ बहुत बुरी तरह डेड हो जाती हैं, डेड स्किन वहाँ पर होती है और वो शदीद तकलीफ़ का बाइस बन जाते हैं। इसीलिए ये सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं है, बल्कि ये चलने वालों के लिए, फिरने वालों के लिए रोज़मर्रा कामों में भी रुकावट पैदा कर सकता है। अच्छा, देखने वालों को भी जो है वो फटी हुई जो एड़ियाँ हैं वो नागवार गुजरती हैं। ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगता कि आप बैठे हुए कहीं और आपके पैरों के अंदर वो बिल्कुल वो मैल जमा हुआ है या फिर एड़ियाँ फटी हुई हैं। तो ये इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल ख़ास तौर पर ख़वातीन इस हवाले से काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। ठंडी हवा हो, खुश्क माहौल हो और सर्दियों के अंदर पानी की कमी जो है वो एड़ियों को, नरम हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि एड़ी है आपकी इस तरह से कर्व, ये हिस्सा जो होता है ना मिड में, इसको अक्सर हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब खुशकिस्मती ये थी कि थोड़ी सी तवज्जो और सही देखभाल के साथ साथ आप अपनी एड़ियों को नरम, महफूज, खुशनुमा रख सकते हैं। अच्छा, एड़ियाँ इतनी खूबसूरत ये ऑर्गन है ना आपके जिस्म का, जो पैर है, आपके पैर जब आपके खूबसूरत लगते हैं आपको ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा फील होता है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या। मुनासिब जूते पहने, मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें, घर पर हल्की फुल्की जो होती है ना फिट मास्क की आदत, वो भी डालना शुरू करें। वो जो फुट मास्क होता है, बेसिकली वो फुट मास्क ये होता है कि आप पैरों के ऊपर एक मास्क लगाते हैं और उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पैरों के अंदर जहाँ जहाँ भी मॉइस्चराइज होना है, जहाँ जहाँ आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, तो वो उसके ज़रिए आपके पैरों के अंदर जा रहा होता है। और स्किन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्किन हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड का मतलब ये समझें आप, एक कुआँ आपने खुदवाया और वो कुआँ सूख जाए तो उधर ज़मीन कैसी हो जाएगी, क्रैक्स पड़ी हुई ज़मीन होगी। सेम गोज़ विद ये जो एड़ियाँ हैं ना, इसके अंदर होता है। अच्छा, इस मौसम के अंदर एड़ियों को न सिर्फ फटने से बचाना है, बल्कि चलते चलते आपके कदमों को आराम भी देना है ना। ज़रूरी थोड़ी कि अगर एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उसके अंदर आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है तो आप तब भी चलते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो हल मैंने आपको बता दिया है। सर्दियों में एड़ियों की हिफाजत से देखभाल नहीं, बल्कि एक छोटा सा अज़म है कि आप अपने कदमों को खुश उसलूबी के साथ रखें। इस तरह इस सर्द मौसम में भी आपके लिए सुकून और लुत्फ़ जो है वो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। इसीलिए एड़ियों की हिफाजत कीजिए और इस मौसम का लुत्फ़ जो है वो आरामदेह कदमों के साथ उठाइए। और जब आपकी वॉक अच्छी होगी ना तो आपकी टॉक अच्छी होगी, आपकी टॉक अच्छी होगी तो आपकी जो है वो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहरहाल आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाऊंगा। ये टॉपिक हमें बहुत पसंद है और आप लोग भी इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, और टूरिज़म मिनिस्ट्री ने भी हमसे रब्ता करने की कोशिश की है। तो हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर रब्ता करके देयर वुड बी समथिंग वेरी सरप्राइजिंग और कुछ कोलैब हमारा जो है वो होना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक हम अपनी रिवायत को, इस रीत को कायम रखेंगे। आज मैं आपको कहीं और नहीं लेके जा रहा, बल्कि कराची में लेके जा रहा हूँ। कराची के मसरूफ़ और हंगामा खेज इलाकों के दरमियान एक ऐसा मुकाम मौजूद है जो अपनी खामोश तारीख की गहराइयों के बाइस दिलों को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, ये कहाँ पर है, क्या है और क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें तो आप देखेंगे उस रिपोर्ट के अंदर जो बनाई गई है। लेकिन इस पैकेज का और इस जगह का नाम मैं आपको बता दूँ, चौकंडी कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कब से आबाद है, इधर क्या खासियत है, इधर कौन सी चीज़ें जो नुमायाँ होती हैं, सारी चीज़ें लेट्स एक्सप्लोर दिस रिपोर्ट विद अस। कराची के मसरूफ और हंगामा खेज इलाकों के दरमियान एक ऐसा मुकाम मौजूद है जो अपनी खामोशी और तारीख की गहराइयों के बाइस दिलों को अपनी तरफ खींचता है। भैंस कॉलोनी और रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अक़ब में वाक़े चौकंडी कब्रिस्तान सदियों पर मुहित फन और सकाफत की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ की कब्रें 15वीं सदी ईस्वी से तामीर की जा रही हैं और हर कब्र में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और नक्शो निगार उस दौर के कारीगराना हुनर की कहानी सुनाते हैं।
चौकंडी का मतलब 4 कोनों वाला है और शायद यही वजह है कि कब्रों की तामीर में हर जाविया खास तवज्जो के साथ तरतीब दिया गया। कब्रों में इस्तेमाल होने वाला पीला पत्थर ठट्टा के करीबी इलाकों से लाया गया और कुछ कब्रें कई सतहों पर बनी हुई हैं। मुस्ततिल शक्ल की ये कब्रें 2.5 फीट चौड़ी, 5 फीट तक लंबी और 4 से 14 फीट तक ऊंची हैं और हर सतह पर नफीस नक्शो निगार कुंदा किए गए हैं। इस कब्रिस्तान की सबसे मुनफरिद बात यह है कि मर्दों और खवातीन की कब्रें अलग अलग रखी गई हैं। मर्दों की कब्रों पर घुड़सवारी, तलवार और खंजर जैसे निशानात नुमाया हैं, जबकि खवातीन की कब्रों पर जेवरात और आराइशी नक्शों की महारत दिखाई देती है। इससे न सिर्फ कब्रों की शनाख्त आसान होती है बल्कि पुरानी कारीगरी और महारत का भी अंदाजा होता है, खास तौर पर जब ये बात मद्देनजर हो कि ये सब काम साइंसी आलात के बगैर किया गया। माहिरीन के मुताबिक एक कब्र पर कई कारीगरों ने कई दिन सर्फ किए होंगे और यही महारत सिंध के दीगर तारीखी मुकामात जैसे मलीर, मीरपुर साकरो, मकली, ठट्टा और सेवन शरीफ में भी देखी जा सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस नायाब तारीखी मुकाम की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द जमीन पर कारखानों, गाड़ियों के गैराज, मैकेनिक की दुकानों और टैंकर माफिया ने कब्जा कर रखा है, जिससे तारीखी अहमियत दब रही है। मेन रोड से गुजरते हुए किसी को शायद अंदाजा न हो कि यहाँ सदियों पर मुहित फन और महारत छुपी हुई है। चौकंडी कब्रिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान नहीं बल्कि सिंध की सकाफत, तारीख और फन का एक जवाहिर है। इसकी कब्रों पर कुंदा नक्शो निगार, नफासत और हुनर का इम्तिजाज हर देखने वाले को हैरान कर देता है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत और अवाम मिलकर इस विरसे की हिफाजत करें ताकि ये कीमती तारीख आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सके।